प्रश्न था जो न्याय की बात चली ना तो उसका तो लोक में भी शब्द आता है। व्यवहार न्याय के साथ लोक न्याय के साथ न्याय तो मूलतः व्यवहार में ही है। तो व्यवहार न्याय को ही लोक न्याय कह रहे हैं। कौन से पेज में है ये? 162। प्रिय रूपी इंद्रिय सन्निकर्ष क्रियाकलाप व्यवहार न्याय के साथ लोक न्याय के साथ संयत हो जाते हैं। ये वाला ना। और लाभ प्रवृत्ति उत्पादन और विनिमय न्याय के साथ संपन्न होते हुए समृद्धि के साथ संयुक्त हो जाते हैं। ये इसमें 193 है। ये वाला जो कलरफुल है इसमें 193 लोक न्याय मतलब प्रिय जो है वो संयत होता है। देखिए परंपरा में क्या क्या आ गया है कि प्रिय जो है खत्म हो जाएगा। यहाँ कह रहे हैं कि प्रिय खत्म नहीं होगा, तो होगा क्या? न्याय से संयत हो जाएगा। न्याय का मतलब छोटे बच्चे का छीन के मैं खा लिया, या छोटा बच्चा खा ले उसके बाद मैं खा लूंगा। तो इंद्रियों को संबंधों के स्तर पर, संबंधों में जो न्याय है उस जगह तक नियंत्रित कर लेना न्याय है। इसी को व्यवहार न्याय, इसी को लोक न्याय कह रहे हैं। उसमें लोगों ने शिष्टाचार बना लिया है कि घर में पहले बच्चे खाएंगे, फिर बूढ़े खाएंगे, फिर और लोग खाएंगे, अतिथि खाएंगे, फिर जो है बनाने वाले खाएंगे। आखिरी में बनाने वाले पर ही लोड है। कपड़ा खरीदने जाना है, सबसे पहले बच्चों के कपड़े लिए जाएंगे, फिर महिलाओं को लिए जाएंगे, और फिर आखिरी में जो कमाने वाले हैं उनका अरे ठीक है, नहीं है हमारा, बाद में ले लेंगे। अब देखिए ना, घरों में जैसा, जिन घरों में बहुत है वहां तो पता नहीं चलता, जिन घरों में कुछ कमी है वहां हर बार यही होता है। खाना बनाते समय बनाने वाले का बचता है, जो बढ़िया चीज होता है बनाने वाले को कभी नहीं मिलता, और लगभग ऐसे ही है। तो इसको शिष्टाचार माना, पहले उसको न्याय माना, फिर उसको शिष्टाचार माना, उसको अच्छा माना, उसके लिए लोगों ने बहुत गुणगान किया, उसके बाद लोग उसको मानने के लिए तैयार हो गए। उसको मान लेते हैं, उससे उनको खुशी होती कि हमने ऐसा किया, 4 जगह बोलते हैं वो लोग, बाकी लोग भी गुणगान करते हैं, तो उसका फिर एक यश फैलने लगता है। ऐसा किया उसका यश है, तो धीरे धीरे उसका सुख मिलता है, यश का। प्रिय का सुख छोटा हो जाता है ना। तो इस विधि से प्रिय जो है उसमें संयत हो गया, व्यवहार न्याय में या लोक न्याय में। शिष्टाचार की विधियों को बना के रखें, कहीं कहीं कुछ भिन्न है, लेकिन एक मोटा एक विधि बन गया है ना। आगे की इसके आगे समृद्धि की बात हो रही है, और फिर बोल रहे हैं कि समझने समझाने के कार्य प्रणाली में से श्रुति एक सामर्थ्य है, और न्याय ध्यान सत्यम की प्रयोजन पूर्ण होना जागृत मानव परंपरा में प्रमाणित होता है। तो ये थोड़ी रैंडम लाइन क्यों है? लाइक समृद्धि बात सडनली ये लाइन एक बार बता देंगे कहाँ? न्यू बुक में अगर कोई बता दे, उसी के नीचे न्यू बुक में 152 है, वही वाली लाइन चल रही है। हाँ जी, वो उसी पैराग्राफ। और आई थिंक उसमें स्वयं के प्रति विश्वास और श्रेष्ठता के प्रति सम्मान के नीचे लास्ट 4th लाइन है। थैंक यू।
प्रीहित लाभ लिखा, न्याय धर्म सत्य ये लिखे, उसके बाद फिर प्रिय का वर्णन है, हित का नहीं है, लाभ का है, और उसके बाद फिर न्याय धर्म सत्य को समझाने का काम है। तो इसको कहते हैं स्टाइल भैया, है ना। हाँ, जिस कोई महत्वपूर्ण मानता है वो उसको उस ढंग से व्यक्त करता है, या एक समय में एक चीज़ को व्यक्त करते हैं, कभी और दूसरे को करते हैं, ये हर एक के स्टाइल में होता है भैया, है ना। तो बस इसको ऐसे ही मानना पड़ेगा कि इस ढंग से लिखा है, इस ढंग से हमको समझना है। हम लोग का जो अभ्यास है ना, टेक्स्ट बुक पढ़ने का अभ्यास है, जहाँ एक जगह सब चीज़ें मिल जाती है ना। हम लोग का माने जो साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, है ना, लेकिन जहाँ आप ये सब दर्शन पढ़ने जाएंगे वहाँ ऐसा नहीं है। या आप काव्य पढ़ने जाइए, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ करके आखिरी में 2 लाइन का मैसेज जाता है ना। तो वो स्टाइल है। तो क्योंकि श्रुति से स्मृति है, हेंस आप समझा पाएंगे, इसलिए समझाने समझने में श्रुति एक समर्थ मतलब केपेबल, और श्रुति पूर्वक न्याय धर्म सत्य प्रयोजन पूर्ण होता है और जागृताना परंपरा बनती है, इसलिए वो सेकंड है। एक व्यक्ति बताया ना कि समझ के अनुभव करके बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति ये भी हो सकता है कि सुन के बोल रहा है। तो सुन के बोलने वाले से अनुभव करके बोलने वाला श्रेष्ठ, लेकिन सुन के बोलने वाला खराब है ऐसा भी नहीं है। सही चीज को बोल रहा है तो क्या खराबी है ना, कोई खराबी नहीं। पर उससे अच्छा तो वो है कि जो अनुभव करके बोल रहा है। तो इतना ही कह रहे हैं। तो समझने समझाने वाला जो काम है ये, भाषा के द्वारा जो बता पाना वो भाषा मर्यादा कहते हैं। मर्यादा माने लिमिट। ये एक लाइन थोड़ा समझ में तो है, लेकिन और स्पष्ट करेंगे। यही वाला पैराग्राफ जो विनायक भाई ने बोला, उसके आगे लास्ट में कह रहे हैं मानव सहज अध्ययन के लिए मनुष्य ही वस्तु है, जागृत मानव नियति सहज व्यवस्था है और विकास पूर्वक व्यवस्था है। तो मानव को समझने की वस्तु अभी नहीं मान रहे हैं। मतलब सही मनुष्य हो सकता है, उसका अध्ययन होगा, ऐसा नहीं मान रहे। मानव कौन है? तो मानव जो लिया गया एक रैंडम सैंपलिंग से लिया गया, उसको माना गया एवरेज मानव, और उसको समझने के लिए जा रहे हैं। वो निकल रहा है भ्रमित, उससे न्याय नहीं हो रहा है, उससे धर्म नहीं हो रहा है, उससे समाज में अव्यवस्था आ रही है ना। और उसको रोकने के लिए फिर हम लॉ बना रहे हैं, ऐसा करेगा तो ऐसा करके रोकेंगे, ऐसा करेगा। ये है अभी का जो सिस्टम। हमने माना कि आदमी गलती कर सकता है, तो कितने प्रकार से गलती करेगा और उसको कैसे रोकेंगे, कौन रोकेगा, उसको कैसा पावर रहेगा, इसको सोचा गया है ना। रोकने का अधिकार किसको है? उसको पावर है, और उसमें अलग अलग लेवल पे पावर है। देखिए, जो मृत्यु दंड देता है, कौन देता है? एक जज देता है। वो किस लेवल का जज होता है? कितनी आयु का होता है? 50, 35 से ऊपर होगा। और लोअर कोर्टों में, लोअर से थोड़ा सा ऊपर वाले कोर्ट में वो सब केस, कुछ केस लोअर कोर्ट में नहीं सुने जाते, तो उससे थोड़ा सा ऊपर होता है, वहां भेज दिया जाता है। और सारे निर्णय बड़े बड़े हत्या, फांसी वांसी तक वहां दे दिए जा रहे हैं। उससे जो बड़ी कोर्ट है, केवल यही निर्णय लेती है कि इसको कंटिन्यू करना है कि इसको कम करना है ना। तो उनको ये अधिकार हो जाता है कि किसी की जान भी ले लो। तो ये निर्णय लेने का अधिकार किसको कितना है, उसका एक सिस्टम बना हुआ है। गोली चलाने का अधिकार होता है। जो मजिस्ट्रेट होते हैं, कोई भी कानून और व्यवस्था में कुछ भी गड़बड़ी देखते हैं तो गोली चलवा सकते हैं। हर किसी को नहीं है, वो किसी लेवल से है, किसी लेवल तक है, वो करते हैं। तो कितना अधिकार होगा, आदमी गलती करेगा तो उसको रोकेगा कौन, और उसको कितना अधिकार होगा, इसको सोचा गया है ना। ये है। यहां बिल्कुल अलग ढंग से बोल रहे हैं कि एक आदमी सही कर सकता है,
सही जो कर रहा है उसको अध्ययन किया जाएगा, उस अध्ययन को शिक्षा में लाया जाएगा। तो मूल रूप से शिक्षा सही को समझना, जीना, आचरण करने का नाम है। गलती को रोकना और उसको, उससे दूसरे लोगों को बचा के रखना, ये शासन और प्रशासन का काम है, शिक्षा का काम नहीं। ये बहुत मोटा मोटा विभाजन है। अपने से श्रेष्ठ को पहचानना, सीखना, सिखाना, ये शिक्षा का काम है। लेकिन अभी ऐसा है ही नहीं। अभी श्रेष्ठ मानव होगा ये माना ही नहीं जा रहा है। अब क्या सीखेगा? तो फिर अभी शासन के अधिकार प्राप्त करने के तरीका ही शिक्षा में आ गया है। माने कैसे हम जज बन जाएं, कैसे हम आईएएस बन जाएं, ये है शिक्षा। या कैसे हम ये कर लें, कोई और जॉब पा जाए। तो शिक्षा इसी के लिए अर्पित हो गया। इससे ऊपर वाला जो है प्रधानमंत्री या जो सांसद है, वो शिक्षा से नहीं बनेगा। वो कैसे बनेगा उसके बारे में कुछ नहीं है, और उनको इनसे बड़ा पावर दिया गया है। देखिए ना, मजे की बात यह है कि ये शिक्षा से नहीं आ रहे, तो ये मान लिया गया है, मतलब चुपचाप, कि ये लोग, ये शिक्षा से जो लोग आएंगे उनको काबू करने के लिए समाज ही लोगों को भेजेगा। बिना शिक्षा के या शिक्षा के कोई मतलब नहीं। तो इस शिक्षा से वो चीज नहीं बनेगी, कोई और चीज से बनेगी, ये माना जा रहा है। ठीक है ना? तो शिक्षा विधि से नौकर तक सोचा जा रहा है। और इसका जो सबसे बड़ा पद है, न्यायपालिका का जो सबसे बड़ा पद है, और उसमें भी बड़ा झंझट है कि ऊपर के कुछ लोग एक लेवल के होते हैं, उसको कौन चुनेगा? उसमें से 5 में से 1 को चुनने का अधिकार फिर जनता के चुने हुए आदमी को है। जो बहुत झगड़ा होता है, 3 लोगों की एक ही सीनियरिटी है, कौन पहले आएगा? तो वहां पर उनको अधिकार है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही तय करते हैं। और उसके लिए शिक्षा कोई जरूरी मुद्दा नहीं आज तक। तो अब सोचिए ना, शिक्षा को कितनी जगह दी गई है? शिक्षा का अधिकतम जगह कोई अधिकार प्राप्त करना, दूसरे को शासन करने का एक लिमिट है, ये यहां से यहां तक। चपरासी से लेकर आप चीफ जस्टिस तक बन सकते हो, बस। उसमें भी जो बड़े वाले पद हैं वो इन लोग के ऊपर डिपेंड करता है। उससे बड़े वाले सारे अधिकार जनप्रतिनिधियों के पास है। तो जनप्रतिनिधि बड़ा है शिक्षा से। अब सोचिए, नहीं स्वीकार पा रहे हैं हम। जबकि शिक्षा, यहां जो कहा जा रहा है, शिक्षा क्या है? अपने से श्रेष्ठ को पहचानना, उसकी विधियां, उसमें अनुकरण अनुसरण करके वैसा बनना। तो सही करने के लिए श्रेष्ठ को पहचान के समर्पण विधि है। और शासन विधि अपने से कमजोर को पहचान के, अपने से कम विकसित को पहचान के, कम शक्तिशाली को पहचान के उसको अपने आप से नियंत्रित करने की विधि है। ये दोनों का कोई मतलब, इसमें मॉडर्न एजुकेशन में मनुष्य में विकास को स्वीकारा ही नहीं गया है। ये प्रॉब्लम है। आदर्शवादी शिक्षाओं में स्वीकारा गया है। ठीक है ना? अभी शिक्षा से क्या बनेगा पता है ना? मैक्सिमम चीफ जस्टिस बनेगा या चीफ सेक्रेटरी बनेगा। चीफ सेक्रेटरी को हटाने रखने का जो अधिकार है जनप्रतिनिधि के पास है। वो उसका दावा नहीं है कि मैं ही चीफ सेक्रेटरी बनूंगा। मान लो कोर्ट में भी चला गया, कोर्ट में जीत के आ गया, अगले दिन फिर उसको हटा देगा, फिर कोर्ट में जाओ, है ना? फिर वो जीतेगा, फिर हटा देगा, फिर कोर्ट में जाओ, पूरी जिंदगी कोर्ट में रहेगा। वो अधिकार नहीं पाएगा। ये जो सच्चाइयां हैं मैं बता रहा हूं, आप लोग को तो पता है, जो लोग थोड़े सीनियर हैं उन सबको पता है कि कैसे काम चलता है। और ये वैध है, मतलब ये वैध विधि है, लॉफुल है माने। तो
तो शिक्षा का जो स्वरूप है बहुत स्पष्ट है मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से। एक मनुष्य जागृत हो सकता है, गलती नहीं करेगा, उसको पहचानने का एक मापदंड है कि वो जो मूल्य, चरित्र, नैतिकता का पालन करेगा। उसको पहचानने की फिर उस विधि से पहचान आएगा, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसमें कम विकसित, समर्पित होगा, अनुकरण, अनुसरण, आज्ञा पालन और जिज्ञासा पूर्वक वैसा बनेगा और वैसा बनने के लिए लोगों को प्रेरणा देगा। शिक्षा का क्षेत्र बिल्कुल भिन्न है। तो अभी की शिक्षा को देखेंगे तो ये शासन का एक्सटेंशन है। अभी जो शिक्षा है वास्तव में शासन का एक्सटेंशन है। शासन में कुछ लोगों को लाने के लिए एक टूल है, कुछ लोगों को। 1% आदमी शासन में है शायद, उससे अधिक आदमी शासन में आ ही नहीं सकता। इसमें भी एक बड़ा वर्ग है जो अधिकारी है और एक बड़ा वर्ग है कर्मचारी है। अधिकारी बहुत छोटे हैं, कर्मचारी बहुत अधिक है। ऐसा एक स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है। वहां शिक्षा नहीं है। जनप्रतिनिधि किस विधि से आ रहा है किसी को नहीं पता। अभी तो एजुकेशन को सब सिस्टम माना जाता है, सब सिस्टम माना है इसको, सब सिस्टम, सब सिस्टम मतलब असिस्ट करने वाली चीज है क्लास, चाहे वो प्रशासन को या चाहे किसी को असिस्ट करने वाली चीज। हाँ, उससे ऊपर वाला जो है वो कहाँ से आ रहा है, उसका कोई मतलब नहीं। वही जनप्रतिनिधि कैसे आएगा, उसका कोई शिक्षा उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। करना ही पड़ता है करना ही पड़ता है ना। उसको नहीं हटा पाए, देखिए ना, उसको हटा नहीं पाया ना। 2011 में एक ऐसा सेंटेंस लिखा है, व्यापक व अनंत अस्तित्व भी जीवन में दृश्य के रूप में स्पष्ट होता है। अब मतलब दृश्य तो प्रकृति का दर्शन होगा ना। हाँ। दृश्य होने से प्रकृति रहेगी, व्यापक तो अनुभव में आएगी। हाँ। यहाँ पे 211 में कहाँ पर 211 में सेकंड पैराग्राफ जीवन प्रकाश का, तो व्यापक को दृश्य क्यों बोला? जीवन प्रकाश का बराबर। हाँ, व्यापक वो अनंत अस्तित्व ही जीवन में दृश्य के रूप में। हाँ, इसमें दोनों प्रकार से बोले गए हैं, दृष्टा भी बोले हैं, दृश्य भी बोले हैं। तो मानव को जब दृष्टा बोल रहे हैं तो मानव को जो भी समझ में आ रहा है उसको दृश्य बोल रहे हैं, इस रूप में बोला गया है। एक खंड बनाया है दृष्टा, दृश्य, दर्शन। जब इसमें बात करते हैं तो वहां पर हर चीज को दृश्य बोलना होता है, व्यापक को भी। वैसे जो परिभाषा विधि से आत्मा अपने से नीचे जो सबको देख रहा है उन सबको दृश्य बोल रहा है और उनका दर्शन होता है, व्यापक का अनुभव होता है। ये क्लासिकल भाषा है। पर जब दृष्टा, दृश्य और दर्शन बोल रहे हैं उसमें व्यापक को भी दृश्य में लाया है, क्योंकि सब चीज दिख रहा है, इस जगह पर ही लाया है बस। मेधा और कला को कर लेते हैं अब, है ना। तो कला, पहले तो उपयोगिता और कला मिला हुआ होता है। मध्यस्थ दर्शन का एकदम स्पष्ट उक्ति है कि कला उपयोगिता से अलग नहीं है, पहला। और इनको पहचानने वाली जो चीज है, इनका जो स्थिति है उसका नाम है मेधा। तो मेधा की दो परिभाषा है, उपयोगिता और कला का जो संयुक्त रूप है उसका स्थिति, और स्मृति का भी स्थिति। स्मृति का जो धारक वाहक है वो है मेधा, बहुत सारे स्मृतियों को रख पाना, जोड़ पाना, और उपयोगिता और कला को भी जोड़ पाना। यहाँ पर कला का क्या मतलब है? कला जैसे पेन है ना, इस पेन में लिखने वाला भाग केवल ये टिप है,
लेकिन ये जो पकड़ने वाला बनाया, इसके बिना रिफिल पकड़ के लिखते नहीं बनेगा। तो उपयोगिता का सहायक और संरक्षक, दो चीजों को कला कह रहे हैं। उपयोगिता को संरक्षण देने वाला और उपयोगिता का सहायक। फिर इसका टिप खराब ना हो जाए इसलिए एक ढक्कन है, मुझे हाथ में पकड़ाना रप है इसलिए इसमें एक क्लिप लगा दिया। ये सारी चीजें कला कहलाई। अब इसमें एक कोई चमकदार चीज भी कर सकते हैं कि अंधेरे में दिखे, है ना। कोई फ्लोरोसेंट चीज लगा देते हैं, अंधेरे में दिखता है, उसको भी बोलेंगे कला। तो कला कई प्रकार की हो सकती है, पर यह उपयोगिता से हट के नहीं है, उपयोगिता के सहायक है। उपयोगिता को कुछ बढ़ा सकता है, संरक्षण दे सकता है, तो उस संरक्षण को पहचानना कला है। पर यहाँ पर स्थिति में मेधा है और गति में कला है, तो वो कैसे व्यक्त होता है? मेधा कला के रूप में कैसे व्यक्त होता है, ये समझ मेधा कला के रूप में कैसे व्यक्त होता है? परिभाषा जो बन रही है किस रूप में बन रही है? ज्ञान को जो भाषाकरण किया, जो वस्तु है उसको पहचान के नाम दिया, उसका नाम है एक प्रकार से श्रुति। लेकिन इनको भी ज्ञान के अलावा भी चीजों को पहचान रहे हैं जो प्रकृति से आ रहा है। प्रकृति से भी बहुत सारी चीजें आ रही है, वो चीजें मानव के उपयोगी है, उन चीजों को भी पहचानने वाली जो चीज है वो भी ऊपर में ही है ना, बुद्धि में ही है। उन चीजों को जो पहचान रहे हैं वो फिर कला कहला रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि जो भाषा को बनाने का अधिकार उनको भी है जिनको अनुभव नहीं है, बनाया ही है ना। तो उसने बहुत सारी भाषा बना लिया, उसने कला बना लिया। अब इसको फिर फिल्टर कर रहे हैं कि कौन सी जो कलाएं हैं, कौन सी जो चीजें हैं जो उपयोगिता को वास्तव में संरक्षण कर रही है, उसको पहचानता है अनुभव होने के बाद। अनुभव के पहले वो उस वस्तु में, उसके लोभ में, उसमें मोह में तदाकार हो जाता है, पहचान नहीं पा रहा है। तो उस स्थिति में उपयोगिता का वास्तव में वो संरक्षक सहायक है, ये पहचान लिया, इस चीज को कह रहे हैं कला। तो आ रहा है नीचे से ये और उसको पहचान रहा है ऊपर से। यह कला को बहुत स्पिरिचुअलिज्म से भी जोड़ा जाता है और वहाँ यहाँ तक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, आनंद, सबलाइन, एक्सट्रीम प्लेजर, सबलाइन तक, मतलब प्योरेस्ट फॉर्म, वहाँ तक भी शब्दों का, वेस्ट में भी शब्दों का प्रयोग हुआ है। वही उसका आचरण नहीं आ रहा है, प्योरेस्ट फॉर्म में आ गया, उसका आचरण कैसा होगा? उसका आचरण है कि वो लेटा रहेगा, चार लोग उसके पैर दबाएंगे, वो काम नहीं करेगा, वो सेवा लेगा, सेवा नहीं करेगा। ये है प्योरेस्ट फॉर्म। वो आदेश देगा, आदेश नहीं लेगा। उस आचरण को देखने में जाओगे ना तो वो आप वहीं पाओगे कि वो कुछ कर नहीं रहा है। इस आचरण को बढ़ाया कि उसमें चरित्र भी है, मूल्य भी है, नैतिकता भी है। मानव परंपरा बने रहे उसके लिए जो जो जरूरत है सब करेगा। वहां पर वो विवाह ही नहीं कर रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ा बंधन है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी वैल्यू दिया, जबकि ब्रह्मचर्य जो बहुत मोटा डेफिनेशन उसका है कि वो यौन संवेदना से है, और वो चार विषय जो हैं वो ब्रेन के। ये बात यदि समझ में आ जाए तो फिर वो उतना ही है, पापी नहीं है। यौन संवेदना आना गलत है ये कह रहे हैं परंपरा, जबकि यौन संवेदना यदि नहीं होगा तो मानव परंपरा कैसे चलेगी? वो गलत कैसे है? वो संयत होना पड़ेगा। और उसका जो रूट है वो शरीर है। शरीर होगा, जैसे हम लोग चर्चा किए कि यदि मेधस तंत्र है और जीवन नहीं है, वहां भी यौन संवेदना है। माने यदि यौन संवेदना नहीं है या फिर वो शरीर बीमार है या जीवन समाधि में है, फिर वो व्यवहार नहीं करेगा। उसको संयत होना ठीक है ना। तो मेधा और मेधस कनेक्टेड है। जी? मेधा और मेधस नहीं, व्याकरण की दृष्टि से कनेक्टेड है, यहां नहीं है। अब अध्ययन पूर्वक आप
मतलब ऐसा लग रहा है कि पहले श्रवण होगा और स्मृतियां बनेंगी, उसके पश्चात ये तर्क सेट होंगे जिनसे अब सही के अर्थ में क्या क्या उपयोगी है वो आइडेंटिफाई होगा। तो मेधा मतलब मनन है। मनन के आगे है ये साक्षात्कार है। मनन पूर्वक ये सारी एक ही बार में जागृत हो जाती हैं या ये नीचे एक एक करके, किसी का कोई, इसका कोई क्रम नहीं होगा। अनुभव गामी में कोई क्रम नहीं है। अच्छा, ये जो 8 हम इसमें पढ़ रहे हैं, इन 8 का कोई क्रम नहीं है। हाँ, किसी का कोई भाग, किसी व्यक्ति के लिए कोई भाग पहले, किसी व्यक्ति के लिए कोई भाग पहले, ऐसा है। और फिर साइमल्टेनियसली भी तो चल सकती हो। हाँ, चलती है। चलती है, पर क्रम कोई नहीं है कि ऊपर से शुरू होगा नीचे या नीचे से ऊपर जाए। क्योंकि अभी देखिए, अब आज के लिए भ्रमित परंपरा में बहुत चीजों को कला बोला जा रहा है, लेकिन यदि मानव परंपरा होगी तब ये पूरा दृष्टि चेंज हो जाएगा। भ्रमित कला है ही नहीं, बच्चा देखा ही नहीं है ना। अब बच्चा देख के बोलता है ये पाउच में ये तंबाकू है, इसको खाना है, उस समय देखा ही नहीं है। तो मतलब आज हम इतना ही देख के बात कर सकते हैं ना, इससे अधिक हम बोलने जाएंगे तो फिर वो हमसे जुड़ेगा नहीं। तो आज मैं सारी स्मृति लेके बैठा हुआ हूं। ये लोग 15 साल 20 साल के हैं, ये लोग सारी स्मृति लेके बैठे हुए हैं कलाओं की। अब इनको पहचानना होता है कि ये जो कला है ये उपयोगिता का सहायक है कि नहीं है। पता चला नहीं है और हम कर रहे हैं, तब क्या करेंगे? निरर्थक का त्याग होगा। पता चल गया कि निरर्थक है, करेंगे क्या? हम उसको छोड़ेंगे। इतना ही तो क्या करेंगे, और क्या करेंगे? भैया, कई बार शुरुआत तो किसी भी चीज की इसलिए होती है कि उसको अच्छा मानते हैं, लेकिन बहुत बाद में उसके इम्पैक्ट आते हैं कि ये तो ठीक नहीं था, तो फिर उसमें क्या करें? मतलब वो तो हमें पता ही नहीं है ना, अनअवेयर। हाँ, जिस दिन अवेयर होंगे उस दिन छोड़ेंगे। ये इन 16 आचरण में से 4.5 क्रिया में कौन से हैं, कौन से नहीं हैं? भैया वैसे देखेंगे तो सारे के सारे सूक्ष्म रूप में 4.5 में भी मिलेंगे, उसकी निरंतरता नहीं मिलेगी। जैसे भाषाकरण करता है कि नहीं, अपनी कल्पना का भाषाकरण करता है, वो कल्पना को ज्ञान मान लेता है और उसका कोई भाषा बनाता है। हर आदमी कर रहा है ना, पर इनकी निरंतरता नहीं रहती। वो जब आगे जाता है तो उस लॉजिक में उसका लॉजिक टूट जाता है, तो बोलता है कि नहीं ये ठीक नहीं। अभी जो विधि है, लॉजिक विधि से आगे बढ़ते हैं तो एक जगह टूट जाता है। तो जो क्रियाएं 10 क्रियाएं हैं और 122 आचरण है, उनका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। डायरेक्ट नहीं। भैया, हम अपने इतिहास को, जो भी हम इतिहास के बारे में जानते हैं, वो कलाओं के आधार पर ही जानते हैं। जो भी एक्सकेवेशन में, चाहे उस वक्त उनका पर्पस डेकोरेशन रहा हो या सजावट रहा हो, मगर आज जो हम इतिहास को जानते हैं, लिखने से पहले जब इतिहास लिखा गया, जो प्रूफ मिले वो तो कला के फॉर्म में मिले सारे। एक संस्कृति है किसी चीज का प्रारंभिक स्वरूप, तो बहुत सारी चीज संस्कृति में किसी चीज को बना के रखते हैं। हमारे यहाँ जब किसी बच्चे का विवाह होता है, लड़के का, तो उसका एक नेग है, वो माँ का दूध पीता है और घर से बारात के लिए निकलता है। ये क्या है? ये जब बाल विवाह होते थे तब वो दूध पी के जाता था। अभी भी करवाते हैं इसको, ठीक है, अभी भी करवाते हैं। पिता गोद में लेके उसको बैठाता है पालकी में। अब पिता से गोद में लेते ही नहीं बनता है। लेकिन ये हो रहा है। तो ये कैसे आया? किसी समय हमने उसको हाई वैल्यू माना और उसके बाद फिर उस प्रक्रिया को माना गया कि भाई बच्चा जा रहा है शादी करने, भूख लगेगी, दूध पी के जा ठीक से। तो माँ ने दूध पिलाया, भेज दिया। तो अब ये संस्कृति है, ये बहुत बड़ी चीज है। पर किसी समय में संस्कृति का जहां बलि होती है वहां अलग संस्कृति है। अब शासन ने बंद कर दिया, अब संस्कृति खत्म हो गई, है ना। तो कोई भी चीज संस्कृति बनी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। और यदि हम देखेंगे, हजारों सालों से हम धीरे धीरे चीजों को छोड़ के आ रहे हैं, कुछ स्वीकार भी रहे हैं।
यहाँ पर हमें कहें कि कला जो है वो नेचर का इनपुट है। उपयोगिता नहीं नहीं, देखिए उपयोगी, देखिए कला माने मनुष्य का श्रम लगा कहीं, किसी जगह पर वो श्रम किया तो एक कोई उपयोगिता के साथ जोड़ के किया। उसका इनपुट कहां से आएगा, वही तो पूछ रहा हूं। इनपुट भाई उपयोगिता के साथ जोड़ के करना और बिना उपयोगिता के जब कोई चीज कर रहा है फिर वो शिक्षा हो सकता है। हमने एक चार्ट में लीवर यहां पर है, किडनी यहां पर है, ये क्या है, ये शिक्षा हुई ना। ये अब शिक्षा के लिए कुछ चित्र बनेंगे तो उसका अलग प्लेसमेंट हो गया ना। अब ये उपयोगिता के साथ नहीं जुड़ रहा है, ये शिक्षा में जुड़ गया है ना। शिक्षा में जुड़ गया तो ये कहीं ये श्रुति के आसपास की चीज हुई है। तो चीजें, कुछ भी चीज हम कर रहे हैं या फिर हम भौतिक वस्तुओं के साथ जोड़ के कर रहे हैं तो वो उपयोगिता के साथ हो, या हम शिक्षा के लिए कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, इन्हीं सब चीजों के लिए कर रहे हैं। तो यहां पर्टिकुलर जो बोल रहे हैं उपयोगिता के साथ जो सहायक और संरक्षक चीज है वो कला। एक और आगे देखिए कला को लिखा है, सार्वभौमता वाला भी भाग इसमें लिखा हुआ है ना। कला का तात्पर्य है 210 में सबसे नीचे है, थोड़ा बोल्ड है, सार्वभौमता अखंडता के लोकव्यापीकरण करने की क्रियाकलाप। अब इस कसौटी में जांचेंगे तो कम चीजें मिलेगी जो कला कहलाएगी। हम लोकल चीजों को कला कह रहे हैं, कोई टाइम फ्रेम में किसी चीज को कला कह रहे हैं। सार्वभौम और सार्वकालिक फैलाएंगे तो कला कितनी चीज टिकेगी, आप सोचिए, मुश्किल है। तो कला को दो ही प्रकार से बोला जा रहा है। कला को पहचानने वाला, कला का बेस, कला का आधार, ये कला है, ये निर्णय करने वाला चीज का नाम मेधा है। ये कला है, उसका मूल्यांकन करेगा, ये मेधा है। मतलब बीच बीच में सॉर्टिंग भी करे कि ये उपयोगिता के उसमें नहीं है तो इसको छोड़ना है, वो जो डिसीजन जो लेना है। हाँ, ये अध्ययन करने वाला डिसीजन लेगा। अनुभवगामी वाला जो है, अनुभव मूलक वाला तो ले ही चुका है डिसीजन, अनुभव मूलक वाला डिसीजन ले चुका है और वो करता है। लेकिन अध्ययन करने वाला जब वो किसी जगह से बढ़ के सोचता है, कोई एक काम को देखता है और देखता है काम का नहीं है मेरे, उसको छोड़ देता है। आपने बोला मनन मेधा के बाद की बात है, मनन पूरा होने का, मेधा के बाद। पूरा वाला मत करिए, स्टार्ट कहां से है। तो जैसे स्मृति है, स्मृति में कुछ चीजें आ गई, उनको जोड़ना, ये मनन हो सकता है ना। तो ये मेधा का भाग हुआ, है ना। एक चीज बिल्कुल हो सकती है, ये मेधा का भाग होगा। दूसरा, कुछ चीजों की स्मृति अभी पूरी हुई नहीं है लेकिन हम शुरू कर देते हैं उसको जोड़ना। मतलब श्रवण ही पूरा नहीं होता है लेकिन हम चीजों को जोड़ना शुरू कर देते हैं। मतलब मनन पूरा, श्रवण पूरा हो जाएगा फिर मनन होगा, ऐसा नहीं है। मानव में जो प्रक्रिया, एक चीज सुना और पुराना कुछ ही है उससे वो जोड़ना शुरू कर देता है, तो वो निरंतर चल ही रहा है, कल्पनाशीलता में चल ही रहा है, तो वो चलते रहता है, चलता रहता है, इसको मनन कह रहे हैं। लेकिन जब उसमें साक्षात्कार हो गया तो फिर ये मनन से निधिध्यासन की तरफ चला गया। तो मनन बड़ा, वो क्या, ये जो इन भाषा में देखेंगे ना, ये कमजोर भाषा है। सबसे सटीक भाषा ये इतने रूप में देखेंगे तो 10 क्रिया में, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, 3 चीज में आपको ज्यादा चीजें बोलनी है, 3 कैटेगरी में। इसलिए हम उसको, उसका स्टार्टिंग और एंड बोलना होता है है ना। लेकिन जब 10 क्रिया में बोलते हैं तो उसका रेंज अधिक मिलता है, तो ये ज्यादा स्पष्ट है। ठीक है ना। किसी चीज को आपको 3 में बोलना है तो आप 3 डिवीजन करोगे, 10 करना है तो 10 डिवीजन करोगे, तो 10 वाला ज्यादा इजी आएगा ना। और करने के लिए 122 कर दिए। तो इन पूरे को साक्षात्कार कह रहे हैं। साक्षात्कार माने प्रतीति कह रहे हैं।
तो प्रतीति ज्यादा स्पष्ट है। अच्छा, पूरे दर्शन में श्रवण मनन निधिध्यासन बहुत कम बार प्रयोग हुआ है, बहुत ही कम, और उसको पूरा व्याख्या करने का जगह ही नहीं है। मतलब एक लाइन में लिख दिया, उसकी व्याख्या ही नहीं है, उसकी परिभाषा नहीं है वैसी। तो सबसे अधिक जीवन क्रिया को व्यक्त किए हैं बाबा जी ने, तो 10 क्रिया के रूप में बहुत अधिक विस्तार से लिखा हुआ है, 122 आचरण के रूप में बहुत विस्तार से लिखा हुआ है, और ये नया ढंग से चीजें आई है। तो इसमें ज्यादा स्पष्ट होता है, जो मेरे को समझ में आता है। अनुभव मूलक है तो फिर अलग एक कहानी, मुझे नहीं मालूम कुछ, पर इस विधि से ज्यादा स्पष्ट इस विधि से होता है। तो भैया जैसे आप बोल रहे थे कि अध्ययन पूर्वक स्मृतियां होंगी और फिर वो एक समय पर जब प्रतीत हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा, तो श्रुति बनेगी। तो लाइकवाइज कला और मेधा का भी ऐसे ही होगा, मतलब आप सार्वभौम उपयोगिता को समझने की कोशिश करेंगे तो मेधा, हाँ वही तो अभी वही वो 100 साल के बाद या 200 साल के बाद होगा। अभी क्या हो रहा है, आदमी किसी भी चीज को पढ़ के बैठ गया है ना, और वो मध्यस्थ दर्शन खोल लेता है, तब उसको फिर में मिलाने लगता है। अब क्या करेगा? तो उसके पास अच्छा बुरा दोनों का जखीरा है। अब उसको अच्छा बुरा छांटने वाला एक काम आ जाता है ना। तो इस समय मेधा की जरूरत होती है। तो मेधा जागृत होता है तब वो अच्छा बुरा को छांट पाता है, नहीं तो लोग छांट ही नहीं पा रहे। कुछ लोग को भास तो हो जा रहा है ये गलत है ना, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा है क्योंकि मेधा नहीं आया अभी। मतलब साक्षात्कार अभी नहीं बन पाया, मेधा नहीं आया, इसलिए छोड़ नहीं पा रहा है। आसक्ति बनी हुई है उस पर, तो आसक्ति नीचे ही बनी हुई है ना। यहां तो आसक्ति खत्म हो रही है ना, चित्त के स्तर पर जाकर आसक्ति खत्म हो रही है। चित्त जब बुद्धि को टच कर रहा है, आसक्ति के अभाव में इच्छा का प्रत्यावर्तन होता है, लिखा है। तो आसक्ति नहीं छूटेगी तो इच्छा का प्रत्यावर्तन नहीं होगा। तो ये अच्छा है, ये वैल्यू कहां आ जा रहा है? कल्पना में, तर्क विधि से आ जा रहा है कि अच्छा है, लेकिन मेरे लिए वो नहीं है ना। भगत सिंह अच्छा आदमी था, मेरे घर नहीं पैदा हो, पड़ोसी के यहां हो, है ना। ये सोच मेरे यहां हो, मैं करूं, ये कब होगा? ये साक्षात्कार से होगा। उसके पहले हाई वैल्यू कैसे आ जाती है? सभ्यता संस्कृति विधि से आती है। वो कहां पर आती है? वो विश्लेषण तुलन में ही आ पाती है। मेरा स्वत्व नहीं बन पाता। मेरा स्वत्व बनने के लिए साक्षात्कार चाहिए, मेधा चाहिए। मेधा के अभाव में वो साहस नहीं बन पाता, वो ताकत नहीं आ पाती, है ना। ये है तो वही चीज भास हो रहा है, वही चीज आभास हो रहा है, वही चीज प्रतीति हो रहा है, माने वो जीने के लिए तैयार हो गया, है ना। उसको मेधा कह रहे हैं। कला है या कला नहीं है, उस जगह में उसने निर्णय ले लिया अपने आप को केंद्र में रखकर, वो मेधा है। तो भैया प्रयास सिर्फ इसी सेंस है, जैसे पहले वो जो समझने समझाने वाला चीज पे बात हुई थी, हाँ। तब वो ये था कि उन्होंने कुछ मतलब श्रुति हुआ, पहले चला गया, बोले समझने समझाने की कार्य प्रणाली में श्रुति एक समर्थ है। उसमें आपने मतलब शायद सही आशय, पता नहीं मैं समझा कि नहीं हो, पर ये था कि कुछ चीजों की जो मतलब श्रुति से अलाइन हो गया है। कोई व्यक्ति जो अनुभव पूर्ण नहीं भी है, वो भी कुछ चीजें ऐसे व्यक्त कर रहे हैं जो श्रुति से अलाइन हो गया है, वो समर्थ की बात हो रही है वैसा। तो हाँ भैया देखो, कोई भी मनुष्य है, भ्रमित है, वो भी कुछ चीजें सही कर रहा है। इसको बाबा जी ने बहुत बढ़िया बोला है कि हर मनुष्य, कचड़ा से कचड़ा आदमी भी 51% अच्छा है, ये बोला है। तो कुछ चीजें तो उसकी अच्छी है ना भैया, आप उसको मत छीनने जाइए, है ना। तो हर मनुष्य अच्छा कर ही रहा है ना, वो कर रहा है, उसको करने दिया जाए। कुछ और बढ़ने की स्थिति जब आएगी तो उसमें होगा क्या? अभी हम क्या मान रहे हैं? शिक्षा पहला काम है। कोई लड़की ग्रेजुएशन करता है, डीएड कर लेता है और वो शिक्षा देने लगता है। यहां पर शिक्षा लास्ट काम है, माने तीनों आयाम में कम से कम जी लिया, प्रमाणित हो गया, तब वो शिक्षा देगा ना। अभी कुछ भी नहीं किया है, वो शिक्षा दे रहा है। 8वीं 7वीं वाले भी ट्यूशन पढ़ाते हैं, पढ़ते पढ़ते भी लोग वो शिक्षा दे रहा है, थोड़ी मानेंगे यार। लोग बोलते हैं, बोल रहे हैं, तो ये जो भाषा है उस भाषा में ये नहीं चलेगा अब दर्शन।
है ना। शिक्षा आखिरी काम है, कर लिया, प्रमाणित हो गया, फिर शिक्षा। अब हमारे जैसे लोगों को देख के लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ये दे रहा है तो मैं भी दे सकता हूं, है ना। और ये प्रॉब्लम कर रहा है। उल्टा भी हो सकता है कि नहीं दे सकते। तो भैया, आप जब अध्ययन पूर्वक आपने कुछ ऐसी स्मृतियां बना ली जो कि अब अस्तित्व के अर्थ में हैं और वो चीजें श्रुति हैं, तो लाइकवाइज आप जब कला और मेधा के बारे में, मतलब आप जब खुद प्रयास कर रहे हैं, तो आप अब ये समझना चाहेंगे कि क्या सार्वभौम उपयोगिताएं हैं और उससे कुछ भाग मेधा का बनाएंगे, मतलब ऐसे ही, हाँ ऐसे ही, ऐसी तो ऐसे आप हर उसमें हमारा एक स्टोर है पहले से, हम मतलब मेरा मेमोरी का, स्मृति का एक स्टोर है। अब उसको खंगालूंगा मैं, उसमें से कौन कौन सा सार्वभौम है, कौन कौन सा सार्वकालिक है, कौन कौन सा नहीं है, पहला काम। इसके बाद उतना जब छट जाएगा फिर दूसरा भी स्टोर और बढ़ाऊंगा। पहले से ही तो हर आदमी का कोई ना कोई मेमोरी है, स्मृति है। पहले तो उसी को जांचेगा ना, कि दूसरे का जांचेगा, अपने को ही जांचेगा ना। दूसरे का भी कब जांचेगा, जब अपने अंदर आएगा वो। मतलब दूसरे के भी ज्ञान को मैं कब जांच सकता हूं, वो पहले मेरे अंदर आता है, फिर उसको मैं जांचता हूं। तो पहला काम होता है अपनी ही स्मृति को हम जांचते हैं। उसमें से कोई कोई भाग इसका है, मेधा का है, कुछ नहीं है, ये पता हो जाता है। पता हो जाता है यदि मेधा में हो गया, मेधा यदि हो गया तो क्या होता है, तो उसको छोड़ने का साहस बन जाता है, गलत है तो, है ना। सही है तो करने का साहस बन जाता है। यदि मेधा में नहीं है, यदि भास में है या आभास में, तो उसको पता तो चलता है कि शायद ये ठीक है, लेकिन मेरे लिए जरूरत नहीं है, दूसरे की जरूरत है, ये वहां तक रहता है, मेरे को नहीं करना है। तो देखिए चीज पूरी वही है, हर जगह में केवल उसकी शक्ति बढ़ रही है, अपने से जुड़ रहा है। जहां अपना से जुड़ा वो साक्षात्कार, ये सब चीजें। अपने से नहीं जुड़ रहा है माने वो अभी तर्क में, विश्लेषण में चल रहा है, और उसमें भी अच्छा है, पहले वाले से तो अच्छा है ही है। वो कैसे बोलेंगे अच्छा नहीं, पहले हमको पता ही नहीं था, अब हम कम से कम वहां पहुंचे कि हमको पता चल रहा है, बोल पा रहे हैं, वो भी अच्छा है। तो भैया जो सार्वभौम सार्वकालिक श्रुति नहीं है वो पता चल जाता है, आपने बोला, हाँ। वो कैसे पता चलता है? मतलब आप अध्ययन के डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भास में, हाँ वही भास हो जाता है, उसमें भी पता चलता है कुछ, आभास में और अच्छा पता चलता है, प्रतीति में और अच्छा पता चलता है, साथ में जीने की इच्छा बनती है। जो पहले भास होता है वही आभास होगा ना, और उसके बाद जीने की इच्छा बनेगी। जीने की इच्छा बन रही है माने प्रतीति हुई, प्रतीति हुई माने श्रुति, कांति, निरीक्षण, ऐसा कुछ बना। भैया इस सब के लिए संपूर्ण तर्क वांग्मय में ही है कि कुछ तर्क आपको आपके भी बनते हैं? मतलब देखिए तर्क कुछ दिए जा सकते हैं, पूरे संपूर्ण तर्क होते ही नहीं है। तर्क दो व्यक्तियों के बीच में अवसर परिस्थिति के हिसाब से पैदा होते हैं। कोई समस्या के समाधान तर्क से भी दिया जाता है, तो ये बदलेंगे। एक व्यक्ति कुछ पूछा, देखा उसको बाबा जी ने कुछ और बोला, दूसरे ने पूछा, उसको कोई और विधि से बोला, दोनों अलग अलग विधि से संतुष्ट हो गए, एक दोनों से नहीं हुआ फिर उसको तीसरा दिए। तो ये तर्क जो है परिस्थिति के हिसाब से बनता है। तर्क क्या है? वृत्ति और चित्त के बीच की क्रिया है। लेकिन यदि साक्षात्कार हो गया, अब उसको तर्क की जरूरत नहीं है। जिसको साक्षात्कार हो गया उसको अब तर्क की जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद ही स्वीकार ही कर लिया, हाँ यही है, करूंगा मैं। तो क्या तर्क सार्वभौम नहीं हो सकता? तर्क जैसे ये चीज अच्छा है, ये चीज बुरा है, कुछ चीजें होती है उसको बोला जाता है कि ये, और उसके लिए तर्क माने क्या है, ये सब समय के लिए सही नहीं है इसलिए नहीं होगा। लेकिन एक दूसरा आदमी तर्क करता है कि हर आदमी सुखी नहीं हो सकता, उसकी मूल मान्यता है। कुछ लोग सुखी होंगे, कुछ दुखी होंगे, कुछ उसके लिए हथियार होंगे, औजार होंगे, उससे वो भोग करेगा। ये मान के एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस स्ट्रक्चर में, और यहां मान के बोला जा रहा है कि हर आदमी समझदार हो सकता है, हर आदमी प्रामाणिक हो सकता है, उसके लिए ऐसा आचरण करना पड़ेगा, है ना। तो
तो उसकी मूल मान्यता, तो हम क्या कर रहे हैं, मूल मान्यता तक यदि पहुंच गए और वो मान्यता स्वीकार हो गई तो अब तर्क की जरूरत क्या है। जिसको मान्यता स्वीकार नहीं हो रही है उसके लिए तर्क दिया जा रहा है, देखो इससे दूसरे का शोषण होगा। एक बोलता है हो जाए, मैं क्या करूं, ठीक है मत करो। उसको उस दिन समझ में आएगा जब कोई उसका शोषण करेगा, तब वो पगलाएगा, है ना, मारेगा कूटेगा, तब वो बोलेगा नहीं यार लोगों का शोषण नहीं होना चाहिए, पहले तो तू यार ये बोलता था, है ना? ये तर्क चलेंगे ना, मैं करता हूं तो सही, दूसरा मुझे करता है तो गलत। ये सामान्य स्वीकृति है। मतलब भ्रमित मनुष्य की जो स्वीकृति है वो क्या है, मैं यदि दूसरे का शोषण करता हूं तो मैं सक्षम हूं, दूसरा मेरा यदि शोषण करता है तो वो अन्याय करता है, ये उसका तर्क है ना। लेकिन जागृत मनुष्य की क्या स्वीकृति है, मैं सक्षम हूं तो मैं शोषण नहीं करूंगा, उसकी जागृति में पूरक होऊंगा। ये तो वहां जो बताया ना कि माइट इज राइट, मतलब जो शक्तिशाली है वो दूसरे को शोषण कर सकता है, इसी का नाम है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अलग अलग ढंग से लोग बोले हैं। तो एक जगह ये तर्क है कि हर आदमी, मूल मान्यता है कि हर आदमी सुखी नहीं हो सकता, कोई सुखी होंगे 1% और बाकी लोग उसके लिए कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है ना। इस विधि से सारे ये लिखे गए। आदर्शवाद में भी लिखा गया है कि कोई ही अनुभव होगा, बाकी को नहीं होगा। यहां कह रहे हैं कि हर आदमी सुखी हो सकता है, हर आदमी अनुभव हो सकता है, उसके लिए ये आचरण हर आदमी को करना पड़ेगा। तो ये मूल मान्यता है। ये मूल मान्यता सही है कि नहीं है, उसके लिए अलग अलग प्रकार से दिया जाता है तर्क। ये कला को केवल भौतिक वस्तु में पहचानते हैं या फिर चैतन्य वस्तु में? देखिए, कला भौतिक वस्तु में पहचान रहे हैं, करने वाला चैतन्य है। लेकिन जब अपन सार्वभौम और सार्वकालिक वस्तु को पहचान रहे हैं तो ये चैतन्य वस्तु पहचान रहा है। इसको जो कर रहा है वो भी चैतन्य ही कर रहा है, माने मनुष्य ही कर रहा है। जैसे हमने स्ट्रक्चर बहुत सारे बना के रखे हैं, वो सार्वभौम और सार्वकालिक नहीं है। जैसे हमने संविधान बनाया है, मेरे देश का अलग है, पाकिस्तान का अलग है, और अफगानिस्तान का अलग है, बांग्लादेश का अलग है, नेपाल का अलग है। तो बनाया हुआ है, सार्वभौम सार्वकालिक नहीं है। कला में तो करके ही वो फिक्स होगा मेरा, हाँ, मतलब कर लिया अब पता चल गया वैसा। हर चीज करके है। देखो, क्योंकि मानव नीचे से है, मतलब जागृति क्रम में है, तो कर करके ही वो पहुंचेगा ना। तो पर जितना कर रहा है उससे अधिक वो सोच सकता है। तो जितना किया उसमें से कुछ सोचा, और जो नहीं किया उसको भी सोच लिया कि ठीक नहीं है इसलिए नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कि सारी गंदगी करके ही वो सोचेगा। कुछ चीज पहले ही पता हो जाता है ये गंदा है, नहीं करेंगे, है ना। तो कुछ करता है, उससे बहुत बड़े इलाके को सोच लेता है, उसमें से कुछ करने योग्य पाता है, कुछ करने योग्य नहीं पाता है। जो करने योग्य है वो भी पूरा नहीं करता, उसमें से एक आध करता है, जरूरत नहीं है। जो करने योग्य नहीं है वो भी उसमें से भी पूरा नहीं करता है, बदमाश आदमी भी उसमें से एक आध करता है। ऐसा है। जो बहुत बिगड़ा हुआ है वो भी न करने योग्य पूरे काम नहीं करता है। न करने योग्य जो 1000 है उसमें से एक आध करता है, वो भी रोज नहीं करता है, कभी कभी करता है। जिसको हम हत्यारा बोलते हैं, क्या रोज हत्या करता है? क्या नहीं करता ना रोज। जिंदगी में एक किया रहता है या 2 किया रहता है ना। तो क्या बोलेंगे? ये तो एक ट्रायल एरर मेथड हो गया कि करते जाओ उसमें से कुछ पता चलेगा कि ये उपयोगिता है इसमें और बाकी नहीं। शिक्षा परंपरा का काम ये है कि वो एक एक चीज को बताएगा। बता तो संस्कृति विधि से ही रहे। जैसे बताया ना कि हमारे यहाँ संस्कृति में बोलते हैं कि बच्चा दूध पी के जाएगा, कोई इस पर प्रश्न भी करता है, उसके बाद बंद हो जाता है वो। सिंपल है ना, कोई उससे इनकार कर देता है, बंद हो जाता है। जैसे हम जहां रहते थे वहां एक सिंपल कल्चर है कि जो कार्ड छपता है वो, हम जिस कम्युनिटी के हैं, बंगाली लोग हैं, वो कार्ड अंग्रेजी में छपाते हैं। हमारा भी कार्ड छपने का बात आया, अंग्रेजी में क्यों भाई?
मैंने पूछा अंग्रेजी में क्यों, हिंदी में क्यों नहीं? कौन सा अंग्रेजों को काट देना है ना? बंगाली लोग हिंदी नहीं जानते तो बंगला और हिंदी दोनों लिख दो, तो मान लिया गया, अब वो चल गया, अंग्रेजी खत्म हो गई। तो कुछ चीजें ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, कोई आदमी प्रश्न करता है वो संस्कृति में परिवर्तन हो जाता है। तो ये रोज हो रहा है, इतना तेजी से हो रहा है। जब मैं कहा कि मैं काम नहीं करूंगा तो बोले हमारे यहाँ सब काम करते थे। कौन करता था? हमारे पिताजी को पूछा, आपके पिताजी करते थे नौकरी? नहीं करते थे। फिर हमारे यहाँ कल्चर है। कहाँ से कल्चर है? आपकी वो कल्चर हो गया है, उसके पूरे को आपने छोड़ दिया। यदि आपको नया करने का अधिकार है तो मुझे भी है। भाई सिंपल तर्क है ना। हमारे दादाजी परदादा नौकरी नहीं की, हमारे पिताजी किए, उन्होंने पहले से अच्छा किया, गुड। तो हमको भी और अच्छा करने का अधिकार है या खत्म हो गया? तो ये सब तर्क हैं पूरे, है ना। तो बहुत सारी चीजें प्रचलित हैं, उसको लोग प्रश्न उठाते हैं, उसमें से कुछ चीजें टूट जाती। जैसे अभी अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, अंतर धर्मों में हो रहे हैं, ये क्या है? कोई प्रश्न उठाता है, करता है, उसमें से 10-20 लोग आहत भी हो जाते होंगे करके, है ना। और इस विधि में भी 10-20 आहत है ही, चलता रहता है। तो लोग जो हैं सोचते हैं, तो संस्कृति विधि से कुछ चीजें बदलती है, सभ्यता विधि से कुछ चीजें बदलती है, शिक्षा विधि से सबसे ज्यादा तेजी से चीजें बदलती है। इसको शिक्षा में हम ला ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? शिक्षा में जीवन होता है, इसको मानेंगे ही नहीं। वहां से शिक्षा को स्टार्ट करना चाहते हैं। ये उसी को ये कहते हैं कि एकेडमिक है वो वहां से शिक्षा स्टार्ट है। अब आप क्या करोगे शिक्षा में? अब आप नाच गाना ही बताओगे, और क्या बताए बताइए ना। तो इसीलिए ये शिक्षा में नहीं जा पा रहा है, हम लोग हाथ पांव मार रहे हैं, है ना। लेकिन शिक्षकों को अपने लिए तो स्वीकार हो रहा है, अपनी फैमिली को ध्यान में रख के अपनी सब स्वीकार तो कर रहे हैं, चाहे वो कम से कम उस पर कर रहे हैं। हाँ, वही शिक्षा में नहीं जा रहा है। शिक्षक अपने परिवार में सभ्यता संस्कृति में आता जा रहा है। लॉ में नहीं आया है, शिक्षा में नहीं आया है, लेकिन सभ्यता संस्कृति में आता जा रहा है ना, संख्या बढ़ रही है। तो उस पर बीच सब बुझाना, भाई शिक्षकों के बीच में कोई चीज जा रही है, उसको स्वीकार है, कुछ बच्चों के साथ प्रयास भी कर रहे हैं। भैया शिक्षकों के बीच में जाना और शिक्षा में जाना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। शिक्षक के संस्कृति में जा रही है, सभ्यता में जा रही, शिक्षा मटेरियल के रूप में नहीं हो रही पहचान। जीवन होता है, ब्रेन संपूर्ण नहीं है, ब्रेन से अधिक, ये इसकी स्वीकृति नहीं बन रही है ना। आप कुछ कहानी में कुछ कहानी सुना देते हो, लोग चुप रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो शिक्षा का मटेरियल। लेकिन भौतिकवादी शिक्षा को पढ़ते हुए भी लोग आदर्शवादी परंपरा को तो अपना रहे हैं और आत्मा परमात्मा पहले भी अपनाते हुए ही भौतिकवादी शिक्षा को पढ़े हैं। पहले ज्यादा अपनाए हुए थे वो लोग पढ़े हैं, फिर कम हुआ, फिर और कम हुआ। अब हमारे बच्चा हमसे पूछता है क्या राम सही में था? हमारे घर में जिनके सब लोग आचार्य लिखते हैं उनके घर में ये कहा जाता है, हमारे बच्चे कहते हैं ये झूठ था, झूठ पढ़ा रहे। लेकिन उसमें भी तर्क वाले तैयार हो रहे हैं जो आदर्शवादी। हम ही उस स्कूल में भेजे हैं। वो स्कूल जहां पढ़ी वो गुड़िया, वो धार्मिक संस्था चलाती है, वो स्कूल है, धार्मिक संस्था का स्कूल है। वहां सीख के पढ़ के मेरे से पूछती है, एकदम झूठ पढ़ाते इसका मतलब क्या? पहले और अधिक धार्मिक था, उस समय लोगों ने जब स्वीकार किया, फिर धार्मिकता कमी अगली पीढ़ी में, फिर स्वीकारा, फिर और कमी, फिर ये क्या हो रहा है? तो शिक्षा विधि से हम नहीं पहुंचे हैं। शिक्षा सबसे स्ट्रांग चीज है, सबसे फास्ट विधि है।
और वो आ गया। देखिए ना, आज एक भी व्यक्ति भारतीय कपड़े नहीं पहन रहा है। लोग हंसेंगे, लोगों की हिम्मत नहीं है भारतीय कपड़े पहनने की। आज यहाँ कैसे आया? कहीं शिक्षा में एक लाइन नहीं लिखा है कि आप धोती कुर्ता नहीं पहनोगे, कहीं भी नहीं लिखा है। आया ना? कोई भी नहीं पहन रहा है। कैसे आ गया बताइए? हाँ, देखो, भाषा के साथ संस्कृति ऐसा है, पता नहीं चलता। भाषा के साथ संस्कृति बिल्कुल चुप 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 आता है। पहली तो भाषा खाता हूं, जाता हूं, पीता हूं, इतना ही है। उससे अगले लेयर में गए तो फिर संस्कृति है। संस्कृति माने पहनावा, गाना, नाच। अब बच्चा वो वाले गाने सुनता है, उस भाषा में सुनता है, उस भाषा में वही वस्तु है, उस भाषा में वही वस्तु है। आप करके देख लो, सारी मर्यादा खत्म। कहां गया बताइए? लेकिन अगर हम देखते हैं परंपरा में भी जो भाषा के शब्द हैं, भाषा जो बनी है, ये भी जैसे आपने बताया कि वेद हुए, तो वेद ऐसे नहीं किसी एक ने लिखे, अलग अलग ऋषियों ने लिखे। तो भाषा में भी शब्द अलग अलग समय पे, अलग अलग खोज के हिसाब से, अलग अलग रियलाइजेशन के हिसाब से ऐड होते जा रहे हैं। इंग्लिश डिक्शनरी में भी ऐसी वर्ड्स ऐड हो रहे हैं और उनकी परिभाषाएं बन रही हैं। तो ये एक जने का काम तो है नहीं, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भाषा भौतिकवाद कह रहा है कि ये जो रियलाइजेशन है, जिसको हम रियलाइजेशन बोल रहे हैं, वो भ्रम है, इल्यूजन है। यहां से तो वो स्टार्ट कर रहा है। उसने उस पर चुनौती दिया और लोगों ने मान लिया। उसी को वो गलत बोल रहा है। मूल्य वूल्य कुछ नहीं होता है, केवल भोग होता है, बोले वही सुख। बाकी क्या है? उन्होंने बोला और लोगों ने माना, लोगों ने पालन किया, चला। वो जो मूल चीज है ना, इंद्रियों, देखिए भौतिकवाद का जो मूल चीज है, सुख जो है इंद्रियों से आता है। आदर्शवाद का मूल चीज है, सुख इंद्रियातीत है। यहां भौतिक, ये जो सहअस्तित्ववाद है, ये कह रहा है कि समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, सुख है। तो लोग जब इसको पढ़ते हैं तो लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं आदर्शवाद में। मध्य दर्शन का लोग सुनते हैं तो अपना आदर्शवाद बना लेते हैं इसको, या कुछ लोग आदर्शवाद है यही बोलने लग गए। परिवार व्यवस्था में जो ये चीजें तो वो गीता में भी लिखी थी, वही लोग, कोई एक ने वहाँ चर्चा शुरू हो जाती गीता में जो है इसकी, जो इसके ऊपर, जो मध्य दर्शन के ऊपर, ये तो भगवान श्री कृष्ण पहले के। वही तो गीता में लड़ाई करना बोला गया है। वही नहीं, गीता वो लड़ते लड़ते बोल रहे हैं, है ना। ये है गीता में बोल रहे हैं लड़ो, मध्य दर्शन में तो कहीं नहीं लिखा है लड़ो, है? और उसमें सबसे अधिक मारने वाला महापुरुष है वो। तो अब क्या करोगे? बड़ा मुश्किल है। दोनों एक नहीं है ना, तो ये तीनों अलग अलग है। पहले इसको करना पड़ेगा, नहीं तो हम चुपचाप उधर घुस जाएंगे आदर्शवाद में। आदर्शवाद परिवार विरोधी है, ये मध्य दर्शन कह रहा है। वेद फिर भी कुछ सीमा तक परिवार को माना, 6 दर्शन या दोनों और 8 दर्शन बिल्कुल नहीं मानते परिवार को, व्यवस्था को नहीं मानते। ये अकेले रहने को मानते हैं। सही, आप देखिए मेधा को विवेक और विज्ञान से जोड़ रहे हैं,
और सॉरी कला को विवेक और विज्ञान से जोड़ रहे हैं, और ये जो कला में ऊपर से 10th लाइन है, इसी में बात यही हो रही है कि आपको विवेक और विज्ञान का साक्षात्कार पूर्वक मेरे ख्याल कला व्यक्ति समझ आएगा। उसके बाद भैया ये बोल रहे हैं जबकि ऊपर से 10th लाइन, जबकि विवेक पूर्णता और संपूर्णता के साक्षात्कार सहित न्याय धर्म सत्य के आधार पर संपूर्ण प्रयोजनों को पहचानने की क्रिया है जो निर्वाह करने की मूल प्रकृति है। मतलब ये कला कोई क्रिया है जो कि विवेक पूर्णता के पूर्व संपूर्ण प्रयोजनों को साक्षात्कार करवाएगी। एक लाइन बताइए भैया, थोड़ा ज्यादा हो गया। ऊपर से 10th लाइन हाँ। में लिखा है जबकि विवेक पूर्णता हाँ। और संपूर्णता के साक्षात्कार सहित हाँ। न्याय धर्म सत्य के आधार पर संपूर्ण प्रयोजनों को पहचानने की क्रिया है। मेरे कला को ही बोल रहे हैं। हाँ। इस क्रिया का तात्पर्य जो निर्वाह करने की मूल प्रकृति है। प्रवृत्ति है कि प्रकृति है? प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों एक ही अर्थ है। देखिए जीवन का अमृत तो जो आया, जीवन का अमृत तो आया तो विवेक आया, नहीं तो विवेक नहीं आया, है ना। अब यह साक्षात्कार पूर्वक ही होगा। अब इसके बाद जो भी वो चीज को चुनाव करेगा ना, वो सही को ही चुनेगा, सार्वभौम को ही चुनेगा, सार्वकालिक को ही चुनेगा, व्यवहार के नियम के अंदर आने वाली चीजों को चुनेगा, तो अपने आप वो चीजें ठीक हो जाएगी। फिर वो कला ही है। ये तो अनुभव मूलक हो गया, या कम से कम साक्षात्कार हो गया, उसके बाद की बात कर रहे हैं। तो उस समय तो केवल सही ही कला होगी, गलत कला नहीं होगी। तो अभी क्या हो रहा है, एक व्यक्ति एक समाज में अच्छा बुरा को सुनकर वो पढ़ लेता है, उसके अंदर कुछ मटेरियल भर जाता है, अब वो मध्यस्थ दर्शन को सुनता है। इस समय क्या होता है, इस समय उसको बहुत सारी चीजें पता लग रही है कि ये सार्वभौम नहीं है, सार्वकालिक नहीं है, ये चीजें उपयोगिता से हट के कला है। ये क्लासिफिकेशन तो उसके पास हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गए। ये कहां पर हो गया, विश्लेषण विधि से ही हो गया, तो उसको पता चल गया। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसको वो स्वीकार करता है कि नहीं करता है अपने लिए। यदि अपने लिए स्वीकार कर रहा है, इसका नाम है साक्षात्कार। अपने लिए स्वीकार नहीं कर रहा है, माने वो अभी विश्लेषण होकर रखा हुआ है, कभी साक्षात्कार होगा, है ना। इतना ही है। दीदी का एक बार हो जाए। मतलब स्वीकार कर लिया तो साक्षात्कार हो गया। साक्षात्कार हुआ तभी स्वीकार किया, ऐसा है। दोनों एक ही चीज है, माने जी। तो जैसे विवेक वाले जो सारे पॉइंट हैं वो स्वीकृति है, मतलब वो स्थिति में है। पर यहाँ पे जब कला को एक्सप्लेन करते हैं तो मतलब विवेक और विज्ञान, और फिर आगे भी उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि कैसे कैसे लगा। यदि स्वीकृति है तो वो परावर्तित होगा, मतलब अंतिम तो पता चलेगा ना परावर्तन से ही। तो यदि परावर्तन है, इसका मतलब स्वीकृति है। परावर्तन यदि दूसरा कर रहा है तो मैं, और उसको मैं समर्थन करता हूं, अलग चीज है। मैं परावर्तन करता हूं माने मेरी स्वीकृति है, ये पता चलेगा। मतलब आपने कुछ अच्छा किया, उसको मैं समर्थन कर रहा हूं, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि मेरे को स्वीकार हुआ है। मैं शिष्टतावश, समाज के दबाववश हाँ बोलता हूं, बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं कर रहा हूं इसमें तो स्पष्ट ही है कि मुझे स्वीकार हुआ है ना। इसमें भी एक वैरायटी है, मुझे स्वीकार नहीं है लेकिन दबाववश करना पड़ता है, ये भी। तो उसमें अंतर्द्वंद होता है ज्यादा। दबाववश यदि मैं स्वीकारूं और वो चीज मुझे साक्षात्कार नहीं हुआ सही का, तो अंतर्द्वंद है। लेकिन यदि मैं गलत चीजों को स्वीकारूं, इसका नाम है परतंत्र। जो मध्यस्थ दर्शन की परिभाषा में, यदि मुझे स्वीकार नहीं है, किसी को नहीं होता गलत चीज, और वो स्वीकार लेता है, उसका नाम परतंत्र। लेकिन भ्रम की किसी पराकाष्ठा में पर धन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ा को लोग स्वीकारते हैं, उसमें जाते हैं, स्वीकार के जाते हैं। वो थोड़े समय की स्थिति है, बाद में उसको विरोध करते हैं,
है ना। जैसे जो आतंकवादी बनते हैं या जो अपराधी बनते हैं वो क्यों बनते हैं? उसके पीछे कोई बड़ा पैसे का, भोग का मोटिवेशन है। उस मोटिवेशन से उसको स्वीकार के कुछ दिन करते हैं, तो वो बहुत नीचे की स्थिति है। तो भैया प्रयोजनों को पहचानना, उसमें एक तो कि अस्तित्व में वो क्या रोल प्ले कर सकता है, क्या फोकस है, और फिर वो सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है, ये तीनों चीज आइडेंटिफाई मतलब प्रयोजन पहचान। हाँ। और प्रयोजन आप सिर्फ इकाइयों का पहचान। हाँ, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व। प्रयोजन माने ये चार चीज: समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, मानव का प्रयोजन। इसी को मानव लक्ष्य भी बोल रहे हैं। भैया जी, मेधा की जो दूसरी डेफिनेशन है, कला को साक्षात्कार करने वाली चिंतन क्रिया, और कला की जो फर्स्ट 3 लाइन है उसमें मेधा अपने में जीवन क्रियाओं में विज्ञान और विवेक संबंध साक्षात्कार सहित स्वीकार सहज क्रिया है। मतलब उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब स्थिति में एक चीज को बोल रहे हैं, फिर उसी स्थिति गति मिलके डेफिनेशन दिख रहा है ना। स्थिति का ही दिया है, स्थिति का ही दिया है, आगे जाके कला का दिया है। आगे कला को गति के रूप में केवल वो जो परिभाषा वाला जगह है, स्थिति वापस आ गया है, उसके बाद कला के बारे में। कुल दो ही बात है दीदी, कि जो उपयोगिता है उसके साथ कला जुड़ा होना चाहिए, एक भाग इसमें एकदम स्पष्ट रूप से है। दूसरा भाग, ये चीजें सार्वभौमिक और सार्वकालिक फ्रेम में दिखनी चाहिए, है ना। उसको मेधा कह रहे हैं। और भैया जैसे आशीष भैया ने वो प्रश्न पूछा कि कला जो है वो हमें सिर्फ भौतिक मीन्स, अभी जो हम उदाहरण कुछ लिए हैं, लेकिन वो समझ के आधार पर जैसे ऐसे हम सोचते हैं कि मैं संबंधों में कैसे निर्वाह कर पाऊँ या जी पाऊँ, तो सोचते हैं तो वो जो बौद्धिक नियम और सामाजिक नियम मुझे समझ में आना, उसको हम कला करेंगे, उसको कैसे वो नहीं, ये मेरा भी नहीं, कला तो भौतिक वस्तुओं के साथ ही चीजों को बोल रहे हैं। देखिए, जीवन की क्रिया का कुछ भाग है, जीवन की क्रिया का कुछ भाग है जो अस्तित्व को, व्यापक को समझने में लगा। वो बड़ी वाली क्रियाएं हैं, मतलब चित्त के ऊपर वाली क्रिया। बाकी जो क्रियाएं हैं वो प्रकृति के साथ निर्वाह करने में लगी हुई है, मन, वृत्ति, चित्त की। चित्त के जगह पर इन दोनों का योग हो रहा है। योग होने का मतलब है कि उस प्रयोजन के आधार पर चीजें हो रही है या नहीं हो रही है, उतना काम बचता है ना। मन में वही अनुभव मन से जब व्यक्त हो रहा है तो भक्ति के रूप में या माता के रूप में या पिता के रूप में या भाई के रूप में, बहन, इस रूप में वही अनुभव व्यक्त हो रहा है। तो अनुभव किसी इकाई से व्यक्त होगा, इकाई के लिए व्यक्त होगा, इकाई के साथ व्यक्त होगा, है ना। तो चित्रण और उससे नीचे जो भी है वो किसी इकाई के साथ तो दिखेगा ना, अनुभव होगा तो भी। और वो फिर कैसे दिखेगा, उसकी जब बात कर रहे हैं तो कला भौतिक वस्तुओं के साथ जो बना उसके साथ बोल रहे हैं। और वो जो भी चीज बनाया, जो भी सिस्टम बनाया, वो निरंतर हो, सार्वभौम हो, सार्वकालिक हो, ऐसी चीज को कला कह रहे हैं। क्रिया कला को खा गई। वो जो अपने मेधा और
कला के बीच में वाला चिड़िया की तरह ध्यान चला गया थोड़ा। मेधा और कला का क्या संबंध है? नहीं, आपने कुछ बोला अभी कि मेला और कला के बीच में कुछ होता है। देखिए मतलब जो अनुभव और ये सब जो चीज है, इसको व्यापक, इनको पहचानने वाली क्रिया तो आत्मा है। मन तो केवल इकाइयों को पहचानेगा, उससे निर्वाह करेगा, मन तो उतना ही करेगा। लेकिन उसका प्रभाव आने के बाद अब मन किसी मनुष्य को पहचानेगा तो संबंध के रूप में देखेगा, भाई बहन माता पिता, ये मनुष्य को। किसी इकाई को देखेगा तो शोषण पोषण इस रूप में पहचानेगा। अब वो निर्वाह तो इकाई के स्तर पर है ना, तो इकाई के स्तर पर मनुष्य को इस रूप में पहचान रहा है। तो मन के स्तर पर ऐसा दिखेगा, वृत्ति के स्तर पर तो कुछ अलग, चित्त के स्तर पर कुछ अलग। तो सारे अब चित्त में तो हर चीज इकाई से जुड़ के दिखना है ना। चित्त में दोनों का योग हो रहा है, चित्रण में और चिंतन में। चित्रण जो है वो पूरे भौतिक वस्तुओं को, इकाइयों को जोड़ रहा है, और चिंतन जो है ऊपर से जो चीजें आई है, अनुभव और प्रामाणिकता, इन सब चीजों को उससे जोड़ रहा है। तो चित्त में जितनी भी चीजें होगी चित्रण साइड में, वो भौतिक रासायनिक वस्तुओं के साथ ही दिखना है या मनुष्य के साथ दिखना है। मनुष्य के साथ जब दिखेगा तो मनुष्य को वो भौतिक रासायनिक वस्तु मान के व्यवहार नहीं कर रहा है, उसको चैतन्य निकाय मान के व्यवहार कर रहा है। मैंने शरीर को भी मान रहा है, उसमें जागृति की संभावना है, ये स्वीकारते हुए जागृति के लिए, आगे बढ़ाने के लिए या बढ़ने के लिए काम कर रहा है। अब इतना ही दिख रहा है उसका। तो सारा वर्णन अब अनुभव व्यापक का जो वर्णन है इस रूप में है। अब व्यापक में अनुभव का वर्णन अब इस रूप में है कि कोई मनुष्य का मैं कैसे पूरक हो जाऊं। अब व्यापक और वो सब नहीं, पारगामी पारदर्शी सब खत्म है। अब क्या है, उसको क्या चाहिए, पोषण चाहिए तो पोषण कर रहा है, संरक्षण चाहिए तो वहां पर आ गए। उनको जब शिक्षा चाहिए, जिज्ञासा है, तो वो बोलेंगे। है ना। तो इस लेवल पर आएंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा, व्यापक व्यापक कुछ नहीं दिखेगा। चित्रण और उसके नीचे कुछ नहीं दिखेगा व्यापक। उसके नीचे क्या दिखेगा, संबंध दिखेगा, मूल्यांकन दिखेगा, मूल्य दिखेगा, उत्पादन दिखेगा, विनिमय दिखेगा, सेवा दिखेगा, भक्ति, ये सब सारी चीजें दिखेगी। भक्ति को भी क्या लिखा है, मन में आप देखेंगे तो बड़ा लगेगा कि भजन और सेवा। भजन माने जिससे भय मुक्त हो। भय मुक्त किससे हो, भय मुक्त होगा रोटी से ही भय मुक्त होगा, न्यायपूर्ण व्यवहार से ही होगा, सेवा से ही भय मुक्त होगा, नहीं तो होगा भी कैसे। मन के स्तर पर, मन अधिक से अधिक वृत्ति को पहचानेगा, तो मन के स्तर पर बिल्कुल भिन्न है। वही चीज बुद्धि के स्तर पर बिल्कुल भिन्न है ना। तो अलग अलग स्तर पर अलग अलग दिख रहा है। तो अब हम आ रहे हैं चित्त में, माने सारी चीजें अब इकाई से जोड़ के ही हमको देखना पड़ेगा अनुभव को। तो कला कहां दिखेगा, इकाई से जोड़ के दिखेगी। नहीं तो साधना इसमें न्याय धर्म सत्य को नाच के, गा के, चित्र के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, कविता के माध्यम से जो बोलने का, कहने का सेंस है, सो कला में नहीं। हाँ, देखिए न्याय को, धर्म को, सत्य को हम कला के रूप में बोलें कि नहीं बोलें। देखिए कला का जो परिभाषा है उसमें तो ये नहीं है। फिर ये कहाँ दिखेगा, ये अलग जगह दिखेगा। मतलब इस बिंदु पे नहीं है। उपयोगिता को धारण करने वाला कला है। आखिर में जो लाइन आ रहा है कि सार्वभौमता और अखंडता और सार्वभौमता को लोकव्यापीकरण करने के लिए अखंडता सार्वभौमता न्याय धर्म सत्य न्याय जब भी व्यक्त होगा, देखिए कला का तात्पर्य है सार्वभौमता अखंडता के लोकव्यापी करने का क्रियाकलाप। भाई नाच जब दिखा रहे हैं तो उसमें फाइनली हम दिखा क्या रहे हैं। बहुत सीधी सीधी बात करूं तो क्या दिखा रहे हैं, बॉडी का मूवमेंट दिखा रहे हैं क्या। बॉडी का मूवमेंट तो भैया किसी चीज को अभिव्यक्त करने का माध्यम है ना। बॉडी का मूवमेंट मेन नहीं है ना। मेन क्या है, जो कंटेंट
कंटेंट क्या है? दोनों के बीच का संबंध, दोनों के बीच का विश्वास, दोनों के बीच में जो मर्यादा है, वही होगा ना। मान लो भाई और बहन नाच रहे हैं, वो अलग होगा ना वो नाच। तो वहां भाई बहन की जो मर्यादा है वो तो नहीं टूटेगी ना, कभी हर समय दिखेगी ना। तो मर्यादा प्रमुख हुआ ना, तो ये संबंध प्रमुख हुआ। फिर ये नाच प्रमुख नहीं है। कैसे सिर हिलाया, कैसे पैर हिलाया, ये मुद्दा नहीं है। लेकिन जब हम केवल भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो सिर कैसे हिलाया, पैर कैसे हिलाया, ये नाच। इसमें भी अब जो देखने वाले का नजरिया भी तो डिपेंड करता है कि वो किस नजरिए से देख रहा है। वही देखने वाला राक्षस मानव है कि मानव है, ये नजरिया है ना मुद्दा। और क्या है? तो हर जगह संबंध दिखेगा। नाच प्रधान नहीं है, प्रधान है संबंध दिखना। हम कहां चले जा रहे हैं? नाच प्रधान है, गाना प्रधान है। कोई भी एक्शन से कोई सेंस जो है वही कन्वे हो रहा है, चाहे वो जीव चेतना का सेंस कन्वे हो रहा है, चाहे वो मानव चेतना का सेंस कन्वे करने के लिए कोई प्रयास किया जाए। हाँ। कि यदि हम एक नाटक लिख देते हैं, उसी जिस बात को हम बोल के कह रहे हैं उसी को हम एक नाटक के रूप में कह सकते हैं। हाँ। उसी को हम एक कविता के रूप में कह सकते हैं। तो किसी कविता या नाटक के रूप में यदि न्याय धर्म सत्य को प्रस्तुत करने का कोई सेंस है तो उसको कला में कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? बिल्कुल कहा। देखिए वही इस यदि अपन इस जगह पर कला की परिभाषा में देखेंगे तो ये कला में नहीं कह रहे हैं। हाँ, वही जो लास्ट में लिख रहे हैं, परिभाषा में जो दे रहे हैं, हाँ, अखंडता सार्वभौमता को व्यक्त करने है ना। और जो शुरू में परिभाषा दी गई है वो उपयोगिता कला मूल्य वाला वो परिभाषा है। हाँ, और स्मृति का धारक वाहकता के रूप में दी। नहीं भैया, नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि हम यदि किसी भी चीज को देखेंगे वहां पर हर चीज व्यक्त होगा। मतलब जैसे नाच में भी जीव चेतना व्यक्त होगी, नाच में भी मानव चेतना व्यक्त होगी। मानव चेतना व्यक्त होगी माने क्या दिखेगा? संबंध दिखेगा, है ना। संबंध भूल गए तो फिर मानव चेतना नहीं दिखेगा, है ना। संबंध माने कोई क्रिया दिखेगी, है ना। उसमें जो भाषा रहेगा, शब्द रहेगा, वो दिखेगा। लेकिन उसमें छंद पूरा हो रहा है कि नहीं, छंद यदि अधूरा है तो भी मानव चेतना व्यक्त हो सकती है, छंद पूरे में भी हो सकती है। छंद प्रधान नहीं है ना। भाषा में जो शब्द रहेंगे वो किस चीज को इंगित कर रहे हैं वो होगा। तो हर चीज में दिखेगा वही मानव चेतना दिख सकता है, हर चीज में जीव चेतना दिख सकता है। तो इस जगह पर इसको नहीं बोल रहे हैं। एक्चुअली इसको दोबारा ठीक से पढ़े ना तो स्पष्ट हो जाएगा कि कला का तात्पर्य सार्वभौमता और अखंडता अगर लोग व्यापी करना, वो किस ढंग से करते हैं वो उसमें स्पष्ट आ जाएगा। तो उसमें संबंध और व्यवस्था और वो तो समाहित है ही। तो जो वो ढंग है वो प्रकाशन की कैटेगरी में लाएंगे। देखिए संबंध का आप देखिए उसमें 90-95% जो भाग है वो भौतिक वस्तुओं के साथ व्यक्त हो रहा है। आप देखिए ना, माता और पुत्र के संबंध में पोषण व्यक्त हो रहा है। पोषण में बहुत बड़ा भाग भौतिक वस्तु है, संरक्षण में बहुत बड़ा भाग उसका सुरक्षा है। सुरक्षा में दोनों चीजें आ गई, भौतिक भी है और मानवों से सुरक्षा भी है। यदि आज अपन अमानवीय समाज में देखेंगे तो फिर वहां मनुष्य है। संरक्षण में कौन दिखेगा? इकाई के रूप में। इकाई के रूप में उसके चारों तरफ कुछ वातावरण के भौतिक वस्तुएं दिखेगी, कुछ मनुष्य दिखेगा। इन्हीं के अरेंजमेंट से संरक्षण दिखना है ना। ये संरक्षण दिख गया माने न्याय दिख गया, ये संरक्षण नहीं दिखा माने न्याय नहीं दिखा। तो कला, अभी जो कला का सोच है कि पैर हिला, सिर हिला, ये कला है। यहां क्या कह रहे हैं? यदि वो व्यक्त हो रहा है, मूल जो भाव है संबंध का, तो कला है, नहीं तो नहीं, है ना। माने न्याय धर्म सत्य, पर इस जगह पर नहीं बता रहे। नहीं भैया जी, जैसे पुराने जमाने में कोई भी जैसे त्योहार होते थे, कोई तो उसके पीछे भाव बहुत महत्वपूर्ण होता, तो उसको भी नहीं मानते। बड़ा मुश्किल है वहाँ का भाव क्या है। शादी के गाने आप सुन लीजिए, शर्म आ जाती है जो परंपरा में गाए जाते हैं। भैया जैसे माँ अपने बच्चे को सिलाने के लिए लोरी गा रही हो, जैसे ठंड से बचाने के लिए स्वेटर वगैरह बुन रही है, तो ये तो संरक्षण। दीदी लोरी में क्या भाषा बोला जा रहा है उसको देखिए ना। बच्चा भाषा को नहीं समझता,
बच्चा माँ बोल रही है, केवल उससे उसको मतलब है, माँ ने बोला, उसका माँ आई, माँ बोली, उसका भय दूर हो गया, वो सो गया, है ना। शब्दों को देखिए, वो शब्द न्याय नहीं है। जो मैंने दूसरा बोला, जैसे स्वेटर बनाती है, कपड़े सिलती है, तो वहाँ संरक्षण होगा। हाँ, पोषण संरक्षण वहाँ पर होगा, है ना। तो कला को हम नाचने को कला बोल रहे हैं, जबकि उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। हम उसमें व्यक्त क्या कर रहे हैं, तो मन के स्तर पर यदि कोई चीज व्यक्त हो रही तो संबंध व्यक्त होगा मनुष्य के साथ, ये आएगा। वस्तुओं के साथ संरक्षण है। चित्त के स्तर पर क्या दिखेगा, इस ढंग से देख रहे हैं, तो वही चीजें। अब यहां चित्त के स्तर पर भौतिक वस्तुओं से जोड़ के क्या दिख रहा है, क्योंकि चित्त आया माने भौतिक वस्तु अब जोड़ना ही है। कुछ भी चीज अब भौतिक वस्तु जोड़ना है, नहीं तो नहीं होगा। चित्रण आएगा ना, चित्रण आएगा माने ज्ञान को अब भौतिक वस्तु से जोड़ना पड़ेगा। ये भौतिक वस्तुओं से जोड़ने के लिए 8 प्रकार के खंड बनाए, 8 प्रकार से जोड़ेंगे। उसके 8 अलग से परिभाषा किया। जैसे स्मृति और स्मृति को देखते हुए स्थिति गति, तो स्मृति गति में बोल रहे हैं। अब जो वेदा है उसका पहला डेफिनेशन है स्मृति में धारण किया, मतलब कि एक कोई चीज है जो गति में है, मतलब जो श्रुति पूर्वक जो भी अभी हम समझ रहे हैं उसको संप्रेषित कर रहे हैं स्मृति के आधार पे। तो फिर वेदा है उसको फिर स्थिति में क्यों डालना? श्रुति को ही जब बोल रहे हैं स्थिति में, तो उसको भी मेधा हुआ ना। जैसे स्मृति का धारक वाहक, स्मृति का धारक वाहक एक श्रुति ही है ना, कि नहीं है? स्मृति को धारण करने वाला या पैदा करने वाला श्रुति ही हुआ ना, है ना। तो वो स्थिति है, तो उसका धारक वाहक भी स्थिति होगा ना। हम क्या सोच रहे हैं, श्रुति होगा तो मेधा नहीं होगा। ये दोनों ओवरलैपिंग है। हम क्या होते हैं, श्रुति बहुत चीजों में, मेधा ने श्रुति को ओवरलैप कर लिया, है ना, ऐसा है। तो हम यहाँ की जो सारी चीजें हैं ओवरलैपिंग मिलेगी। जैसे मानना मन से लेकर वहां तक है, ये सब यहाँ हमारा लीनियर का एक आदत है, यहां से यहां तक फिर काट दिए, फिर ऐसा नहीं है। यहाँ हर चीज ओवरलैपिंग मिलेगी, या बहुत सारी चीजें ओवरलैपिंग मिलेगी, और उसका एक प्रैक्टिस हमको चाहिए। तो चित्त जहां भी आ गया ना, अब उसको हमको भौतिक वस्तु जोड़ना ही पड़ेगा। कोई भी ज्ञान है, भौतिक वस्तुओं में 2 वैरायटी है, मानव और मानवेतर प्रकृति। तो जैसे श्रुति के साथ स्मृति हुआ, तो इसका भी नाम देगा, ये भी श्रुति सम्मत रहेगा ना, तो ये उपयोगिता से संबंधित अब रहेगा। तो इसलिए ये इसको अपन मेधा कह रहे हैं। मतलब ये एक भौतिक वस्तु है, इसका मैं मूल्यांकन कैसे करूं, उपयोगिता का करूंगा। उपयोगिता का किया माने ये चला गया मेधा में। तो चश्मे को पहचानना मेधा है, कागज को पहचानना मेधा है ना, कपड़े को पहचानना मेधा। इस ढंग से उपयोगिता को पहचान रहे हैं, साथ में कला को भी पहचान। लेकिन शिविर अगर आप ले रहे हो तो उसमें बोर्ड जुड़ा ही है, गद्दे जुड़े ही है, पेन जुड़ा ही है, तो ये कला में क्यों नहीं है? भैया कला का आपने एक डेफिनेशन माना हुआ है, उस डेफिनेशन में वो है। मध्यस्थ दर्शन में जो डेफिनेशन माना हुआ है उसमें नहीं है। ये जैसे ये चश्मा है, तो इसमें उपयोगिता, जब चश्मा किसी ने बनाया तो वो ये फैक्टर भी तो साथ में है कि ये लगाने पर अच्छा दिखे। अगर मैं इसको लगाकर राक्षस दिखता हूँ तो एक लुक गुड फैक्टर भी तो है इसमें, कि वो उसकी उपयोगिता के साथ वो ठीक दिखेगी। ठीक है, वो बहुत छोटा भाग होगा ना, यदि है भी। हम उसको सबसे बड़ा बना ले रहे हैं। मान लो है भी, देखिए अच्छा दिखना को भी यदि आप सेटिंग करने जाएंगे ना, कोई मनुष्य सुंदर क्यों दिखता है,
तो इसका उत्तर आएगा वो उसका प्रोपोर्शनेट है, आंख नाक कान, यही उत्तर है ना। तो वो वहीं पर जाएगा। तो यहां पर ठीक से सेट हो रहा है, यही है। किसी का चेहरा ही टेढ़ा है तो उसको चश्मा टेढ़ा ही चाहिए ना, वो क्या करेगा। तो उसके लिए टेढ़ा चश्मा सुंदर है, अपने आप में देखेंगे वो खराब दिखेगा, उसके लिए बढ़िया लगेगा। किसी के पैर छोटे बड़े होते हैं, उनका जूता छोटा बड़ा होता है ना, तो क्या करेंगे, वो वही न्याय है, वहां वही सही है, वही कला है। तो कला उसके दृष्टि से तो बेकार दिखेगा। अब हमको थोड़ी तकलीफ हो रही है, आदर्शवाद के कारण हम भौतिक वस्तुओं से घृणा कर रहे हैं, उनसे जोड़ने में हमको घृणा हो रही है। हमको लगता है कि ज्ञान जो है वो भौतिक वस्तुओं के बिना अब दिखे, है ना। ये हमारे अंदर जो कहीं बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं आ रहा है सामने। अच्छा, मन के स्तर पर तो और खत्म हो जाएगा, यहां तो फिर भी दोनों जुड़ रहे हैं, है ना। और इसमें से ज्यादातर भाग वो है जो पहले से आ गया है, अब उसकी सफाई है। ऊपर की दृष्टि से उसको क्लासिफिकेशन करना है कि ये गंदा है, ये ठीक है ना। तो मध्यस्थ दर्शन की परिभाषा में इतना भाग केवल कला नहीं। फिर इसके बड़े बड़े भाग आते हैं, जैसे सभ्यता, बहुत सारी चीजें मिलकर फिर सभ्यता है, एक इकाई नहीं है ना। माने सबको मिला दिया गया, उसका नाम सभ्यता हुआ। संस्कृति एक बहुत बड़ा त्योहार है, त्योहार माने एक दो आइटम नहीं है ना, हजारों आइटम है, इसको मिलाना फिर संस्कृति है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा छूटा, कल के लिए क्या करें, 8 कर लेते हैं भाई।